नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल वॉइस का विषय है बजट। इस कार्यक्रम में हम पिछले बजट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र के विद्वानों से इसे समझने और समझाने का प्रयास करेंगे कि आने वाला बजट कैसा होगा। कार्यक्रम में कुछ राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी रहेंगे, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वे पिछले बजट में कौन सी कमी देखते हैं जो इस बजट में पूरा होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आम दर्शक भी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को आसानी से समझ सके। हमने पिछले अंक में आपको बताया कि विभिन्न मंत्रालयों को साल 2024-25 के बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई थी। आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय के बजट की, जो कि अन्य मंत्रालयों के बजट से सबसे ज्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं केंद्रीय बजट पार्ट 5। पिछले अंक में हमने देखा कि वर्ष 2024-25 में किस मंत्रालय को कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और किन किन मंत्रालयों के बजट में पिछले साल की अपेक्षा कटौती की गई थी। आज हम जानेंगे रक्षा मंत्रालय को दिए गए बजट की, जो कि अन्य सभी मंत्रालयों को दिए गए बजट से सबसे अधिक है। लेकिन क्या यह बजट पर्याप्त है? क्या यह बजट अपने धोखेबाज पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान के रक्षा बजट को टक्कर दे रहा है, या फिर इस बजट को और बढ़ाने की जरूरत है? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट कितना था और फिर अन्य देशों के बजट से इसकी तुलना करेंगे। तो ये रक्षा बजट है, केंद्रीय जो बजट है, ये रक्षा बजट जो 2024-25 में 6,21,941 करोड़ रखा गया था, जो 23-24 से 2% अधिक है। और अगर जो जीडीपी की अगर जो बात करें तो 1.70% के आसपास ये जीडीपी का आता है। ये रक्षा मंत्रालय का पर साल का बजट है, जिसको हमने कल भी आपको दिखाया था। लेकिन इसके साथ साथ अन्य मंत्रालयों के बजट को भी हमने दिखाया था कि पिछले साल कितना बजट आवंटित किया गया था, प्रावधान किया गया था। लेकिन इस बार हम आपको ये दिखा रहे हैं रक्षा मंत्रालय का बजट। हालांकि ये पिछले यानी कि 2023-24 से 2% अधिक है। अधिक होने के बाद यानी कि अगर जो इसे डॉलर में देखें तो 74 बिलियन डॉलर जिसे कह सकते हैं कि ये बजट है। कुल 74 बिलियन डॉलर का बजट है, जो जीडीपी का 1.70% के आसपास कहा जा सकता है। अब हम तुलना करेंगे थोड़ा सा जो अमेरिका है उसके जीडीपी से, उसके बजट से। तो अमेरिका में 916 बिलियन डॉलर का बजट 2023-24 में था। और अगर जो बात करें जीडीपी का, ये 3.4% है। ये जीडीपी का 3.4% है। चीन का जो बजट है 296 बिलियन डॉलर 2023-24 का बता रहे हैं। जीडीपी का 1.7%, यानी कि चीन के जीडीपी का 1.7%। अगर जो बात करें रूस का तो 109 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट है। ये रक्षा बजट की बात हो रही है, रक्षा बजट की। जीडीपी का 5.9% ये रक्षा में खर्च करते हैं। आप ये समझ सकते हैं, ये आंकड़े हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद ये रूस, ये माफ कीजिएगा, ये रूस नहीं है, ये पाकिस्तान का है। 9 बिलियन, जीडीपी का 2.8% ये खर्च करते हैं। पाकिस्तान 9 बिलियन डॉलर ही है इनका, 9 बिलियन डॉलर। अब अमेरिका का आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि भिन्न भिन्न देशों ने अब में क्या है रक्षा बजट और जीडीपी का जो जीडीपी का प्रतिशत है, वो कितने प्रतिशत ये खर्च करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि ये विभिन्न देशों से तुलना हम कर रहे हैं। 9 बिलियन डॉलर, 74 बिलियन डॉलर,
अगर जो पाकिस्तान की अगर जो हम बात करें तो इनका $9 बिलियन, ये जीडीपी का 2.8% खर्च करते हैं, यानी कि $9 बिलियन इनकी जो जीडीपी है उसका 2.4%। और अगर जो बात करें भारत की तो ये $74 बिलियन के करीब ये खर्च कर रहे हैं अपने जीडीपी का। 1.70% के आसपास ये है। तो ये अंतर है। लेकिन चीन की जहां तक हम बात करेंगे तो चीन का जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारा धोखेबाज पड़ोसी है, इसका यूएस के बाद दूसरा नंबर है, यूएस के बाद दूसरा नंबर। और 23-24 में $700 बिलियन, अगर जो ये कहा जाए कि $700 बिलियन के आसपास इसने खर्च किया था। ये अपना जो रक्षा बजट है छुपाता भी रहता है। और 800 कुछ के करीब जो है ये 2024-25 में अमेरिका का रक्षा बजट था। तो ये अमेरिका को टक्कर दे रहा है चीन, और हम अभी $100 बिलियन को ही पार नहीं कर पाए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि $100 बिलियन ही हम नहीं कर पाए हैं रक्षा बजट पे। चीन इतना खर्च करता है, अगर जो चीन से अपनी तुलना की जाए तो। फिर भी हमारी जो युद्ध कुशलता है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। युद्ध कुशलता बहुत ही ये कह सकते हैं कि मायने रखती है। और आप कई बार आपने समाचारों में देखा होगा कि जब चीन और भारत के बॉर्डर पर जब संघर्ष होता है तो चीनियों को खदेड़ने में भारतीय सेना माहिर हो जाती है और खदेड़ देती है उन्हें। कई बार खदेड़ा है अपने क्षेत्र से। तो रण कौशल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जो भारत का बजट है, जो भारत का बजट हम कह सकते हैं कि अगर जो इस बजट में जो भारत का जो बजट 2024-25 आप बजट दिखा सकते हैं 9A को, तो इसमें ये जो बजट किया गया था, ये जो रक्षा मंत्रालय ने बजट दिया था 23-24 से 2% अधिक है। लेकिन इसमें क्या है कि 45% राजस्व व्यय के लिए आवंटित किया गया। 45% जो वेतन और भत्ते सहित परिचालन तैयारियों के लिए केंद्रित है। और जबकि अगर जो नए उपकरण प्राप्त कर 27.66% उपकरण प्राप्त करने के लिए पूंजीगत परिव्यय यहां पर किया गया। अब हम इस बजट के बारे में और अन्य देशों के रक्षा बजट के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। हमारे साथ प्रशांत त्रिवेदी जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में प्रशांत जी। प्रशांत जी, सवाल ये है कि रक्षा बजट अगर जो हम देखें, अगर जो सारणी देखें, तो सबसे ज्यादा 2024-25 के बजट में अन्य मंत्रालयों को जो राशि आवंटित की गई थी उसमें सबसे ज्यादा रक्षा बजट रक्षा मंत्रालय को ही दिया गया था। कुल 6,21,941 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, प्रावधान किया गया था, जो जीडीपी का 1.7 समथिंग के आसपास है। अगर जो देखा जाए चीन से हमारा कड़ा मुकाबला है। बाकी और तो पड़ोसी देश से वो तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जो चीन है इसका रक्षा बजट जो है, अगर जो 2022-23-24 के ही आंकड़े हैं हमारे पास, अगर जो कप प्ले करने तो बेहतर होगा अन्य देशों से, तो ये चीन से हमारा बजट कम है। भले ही अन्य मंत्रालयों से ज्यादा है, लेकिन चीन से कम है, अमेरिका से कम है, रसिया से कम है। एक तरह से कह सकते हैं रसिया से भी कम है। तो क्या लगता है आपको कि हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे अगर जो इतना कम बजट है चीन से? जी
और बढ़ने चाहिए या नहीं? जी धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद देवेंद्र जी। जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है आप जी। अ, देखिए, एकदम आप बात सही कह रहे हैं कि हमारा बजट, रक्षा बजट जो है वो अभी अगर अन्य देशों की तुलना करें तो बहुत कम है। हम्म और अन्य देशों ही नहीं, अगर मैं आपको अपने कई और वर्ष पहले से तुलना करें तो हमारा रक्षा बजट लगभग 1.5% से 1.8% के बीच ही सिमटता चला जा रहा है। इससे जीडीपी का। ज्यादा नहीं हो पा रहा है। हम्म हाँ, जीडीपी का। हम्म। अगर आप पिछले साल का देखें हम्म तो रिवाइज्ड डेटा, आपने तो बजट अनुमान बताया, लेकिन हम्म रिवाइज्ड अनुमान आप क्या है हम्म कि 6,23,000 करोड़ रुपए था। हम्म और इस बार बजट अनुमान केवल 6,21,000 करोड़, हम्म यानी पिछले बार से देखा जाए हम्म तो 0.4% कम बजट आवंटन 2024-25 में किया गया था। हम्म ये बहुत ही जो है कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए चिंताजनक है। कारण ये है हम्म कि इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग आपने बताया था 45%, 45 से 50% के आसपास हिस्सा हम्म राजस्व में चला जाता है। हम्म तो उससे कोई जनरेट कोई चीज नहीं होती, नई हम्म टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती, कोई हम्म नया कैंप नहीं विकसित हो पाता। हम्म तो इस कारण क्या हो रहा है कि जो एक हमारे आधुनिकीकरण होना चाहिए सेनाओं का, हम्म जो एक चाइना लगातार अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, वो नहीं हो पा रहा। हम्म और हमें अगर अपने सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी से लैस करना है, नए नए अस्त्रों से लैस करना है, तो हमें रक्षा बजट हम्म जीडीपी का कम से कम 3 से 4% करना पड़ेगा। हम्म अगर आप देखेंगे अमेरिका के जो जीडीपी का है लगभग 3.5% है, हम्म उतना आदर्श माना जाता है। उससे कम बजट बहुत अच्छी बात नहीं होती है। हम्म और हमारे देश में बजट कम होने के कई कारण हैं। अब तो इसके पहले भी बजट में बातचीत हुई थी हम्म कि बहुत सारी लोक लुभावन नीतियां हैं, बहुत हम्म सारे अन्य खर्चे हैं, सब्सिडीज हैं, या हम्म अन्य बहुत सारे खर्चे हैं हम्म जिसमें बजट का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। हम्म और जिस कारण जो आवश्यक वस्तु चीजें हैं, जैसे रक्षा, रक्षा बहुत आवश्यक है। हम्म अगर कभी ऐसा होता है, चाइना से आज हमारा कोई मुकाबला नहीं है, अगर हम्म आप सच कहें तो। हम्म रक्षा बजट उसका लगभग $300 बिलियन का है, हमारा लगभग $75 बिलियन का है। हम्म लगभग 3 गुना क्या, 4 गुना के आसपास। हम्म उसकी पूरी जो है सेना एक आधुनिकी तकनीकी से लैस हो चुकी है। हम्म और तो अगर उसको हमें बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उससे टक्कर लेने की स्थिति में अगर करना है तो हमको रक्षा बजट कम से कम $150 का करना पड़ेगा। हम्म अभी इकट्ठा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगले 3-4 साल में हम्म अगर $150 किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल। जी अ, जी। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि ये होगा कैसे, क्योंकि तमाम जो अगर जो कहा जाए कि कई जगह कई मंत्रालयों के बजट को कम किया गया है, 11% रसायन और उर्वरक पे कम किया गया है, उपभोक्ता मामलों पर 3% कम किया गया है, शिक्षा में भी 2% कम किया गया है, 2% के आसपास मंत्रालयों को। तो ये कम बिल्कुल। कम किया गया है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो बजट घाटा है और जो हमारे पास आंकड़े हैं बजट घाटे के, ये बजट घाटे के जो हमारे पास यहाँ पर आंकड़े हैं उसमें भी ये दर्शाया गया है कि कुल मिलाकर के घाटा जो है लगातार कम हो रहा है। 1.80% जीडीपी का ये घाटा कम हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जीडीपी का जो प्रतिशत है वो 1.8%, ये घाटा अनुमानित है कि इस बार कम होगा। पिछले बार 2.6% कम हुआ था। वास्तविक स्थिति हमारे पास घाटे की है। तो अगर जो पूरा जीडीपी का ये कर लिया जाए तो राजकोषीय घाटा 1.8% कम है जीडीपी का, और राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा 4.9% कम है। तो इन घाटों को इन घाटों को रक्षा बजट में जोड़ लिया जाए तो क्या लगता है कि अपना जो बजट है, रक्षा बजट, ये हम कर पाएंगे पूरा? देखिए, पिछले कोरोना जब से आया है तो कोरोना के टाइम हमारा जो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा दोनों बहुत बढ़ गया। उसके बाद से लगातार फिर कमी आ रही है। पिछले बार हम जो है लगभग 3.9% लगभग कैसे करके है राजकोषीय घाटा। उसको हमें कम करना है।
और जैसे आपने बताया शिक्षा में लगभग 12% इन्होंने पिछले बार लगभग 7%, सॉरी 7% शिक्षा में इन्होंने कम किया था बजट। ये शिक्षा में है बजट नहीं कम करना है, स्वास्थ्य में बजट नहीं कम करना है। अगर इन दो चीजों में अगर आप बजट कम करते हैं, इनके आधार पर अगर आप रक्षा करते हैं, तो ये देश के लिए उचित नहीं होगा, देश के दीर्घकालिक जो एक विकास है उसके लिए उचित नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोक लुभावन नीतियां जो है उनमें जो बहुत सारा बजट जा रहा है उसको कम करने की जरूरत है। लेकिन फिर वही प्रश्न आ जाता है, इस समय दिल्ली के चुनाव चल रहा है, आप तो देख रहे होंगे, दिल्ली के चुनाव में लगातार हम ये फ्री देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। अब अगर ऐसे ही चुनाव होने लगे कि हर चीज फ्री ही बांटना पड़े जाएगा, बस में फ्री किराया, फ्री बिजली, फ्री पानी और इसके अलावा ना जाने क्या क्या फ्री, अगर इतना सारा फ्री देने लगेंगे तो बजट तो सीमित है, तो हमें कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। तो हमें उन मौलिक चीजों में कटौती करनी पड़ जाती है जहां कटौती नहीं करनी चाहिए, जैसे शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी ऐसी चीजें हैं जहां कटौती नहीं करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कटौती हो रही है, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है, मैं मानता हूं हमारे देश की राजनीति इस मोड़ पे पहुंच गई है। अब मुझे लगता है दिल्ली के बाद जो भी चुनाव होंगे, अब आप देखते जाइएगा कि जो फ्रीबीज है वो और आगे बढ़ती चली जाएगी। लगातार आप देखिए, चाहे उड़ीसा चुनाव हुए हो, महाराष्ट्र चुनाव हुए हो, हरियाणा, मतलब आप देखेंगे हर राज्य में धीरे धीरे फ्रीबीज के मात्रा बढ़ती चली गई है। दिल्ली में तो अभी तक का सबसे बूम है। तो ऐसी अगर राजनीति देश की रहेगी तो हमारा रक्षा बजट बहुत खराब हो जाएगा, और ये बहुत ही चिंता की बात है, और हमें इस पर सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो दीर्घकालिक रूप से ही हमारे देश के लिए नुकसान देगा। जी, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। अंबिका शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, रक्षा बजट पे चर्चा हो रही थी। लगातार जो है जो अन्य देशों से अगर जो तुलना किया जाए तो हमारी जो रक्षा बजट है बहुत कम दिखाई देती है चीन के मुकाबले। तो इसको किस तरह से फिलअप किया जाए? कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो रक्षा बजट है वो रक्षा बजट चीन के मुकाबले बहुत कम है। हालांकि अन्य मंत्रालयों से सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को बजट आवंटित किया गया है, लेकिन फिर भी चीन से कम है, अमेरिका से कम है, रूस से कम है। लेकिन एक चीज कहेंगे, जी, जीडीपी के बारे में एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि चीन की जो जीडीपी है उसका 1.7% वो रक्षा मंत्रालय को दे रहा है, और इसी के आसपास इंडिया भी दे रहा है। जी देवेंद्र जी, मैं बड़े स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा जी कि हमारा रक्षा बजट आज से नहीं, जब से हमारी देश को आजादी मिली है उसी टाइम पे सेना को कमजोर रखा गया है। आपने देखा होगा कि एक समय वो था 2014 से पीछे हम चले जाए तो उस टाइम आप देखते थे कि रक्षा बजट नाम मात्र के लिए हुआ करता था, और हमारे सैनिकों पे ना तो अच्छे इक्विपमेंट होते थे, ना अच्छे कोई हथियार थे, और तो और उनका पहनने का जो क्लोथिंग है वो भी उससे नहीं हुआ करता था। क्योंकि मैं भी एक सेना का एक अंग हिस्सा रह चुका हूँ, तो वो सब चीजें हमने देखी है, भोगी है। ठीक है, आल्टीट्यूड में जैसे ग्लेशियर है, लेह लद्दाख है, और अरुणाचल में चले जाओ तो तवांग है, जहाँ 24 घंटा बर्फ ही बर्फ रहती है, ऑक्सीजन भी वहाँ ठीक से नहीं मिलता है। तो वहाँ पहनने के लिए क्लोथिंग जो होता है, जो कपड़े होते हैं, वो भी एक अलग क्वालिटी के होते हैं, जिसके अंदर जो है वहाँ ड्यूटी पे खड़ा हुआ जवान जो -53 तक चला जाता है, -40 तक चला जाता है, उसमें हमारा अगर जवान खड़ा है तो उसके लिए कपड़े उस हिसाब से होना चाहिए, मगर नहीं हो पाते थे। मगर 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की है सब चीजों को देखते हुए, और आज हमारे पास आपने देखा होगा कि हमारे पास अच्छे अच्छे रफेल भी है। आज
35-36 हमारे पास रफेल है और साथ इतने ही से ज्यादा का और भी ऑर्डर किया है। अच्छी हमारे पास युद्धपोत है, फाइटर विमान भी आज हमारे पास अच्छे हैं। और तो और हमने आपने देखा होगा कि अपने ही देश में निर्मित तेजस को भी तैयार किया है। तो रक्षा बजट में इस सरकार ने बढ़ोतरी करी है, तभी हम ये तैयारियां कर पा रहे हैं। हमारा जब सैनिक हो चाहे अर्ध सैनिक हो, आपने देखा होगा कि जब आतंकवादियों के साथ इनके साथ जब मुठभेड़ होती थी तो लाइफ जैकेट की वजह से अपने आप को सोच नहीं रख पाता था और शहीद हो जाता था। क्योंकि हमारे यहाँ लाइफ जैकेट ना तो बनती थी ना ही उसको खरीद होती थी। अगर होती थी तो लाइफ जैकेट की जो कीमत होती थी उससे कम 100 गुना ज्यादा उसको खरीदा जाता था। तो आप सोचिए जिसमें इतनी बड़ी भारी दलाली चलती हो तो वो कितनी आती होगी। आज वही लाइफ जैकेट हमारे देश में ही बन रही है। हमारे एक सैनिक पे लाइफ जैकेट है, अर्ध सैनिकों पे है और तो और पुलिस बलों पे भी पहुंच चुकी है। तो और हम विदेश में और दूसरे देशों में उनको जो है ना, हम ऐसे काफी देश है जो हमसे ले रहे हैं। हम काफी देशों को ले रहे हैं। रक्षा सौदा हमारे इतने हैं, हम गने भी दे रहे हैं और भी दे रहे हैं, वेतन भी दे रहे हैं। तो आज हम दूसरे देशों को हथियार जो है बेच भी रहे हैं। तो ये 2014 के बाद ही हुआ है, क्योंकि इस सरकार ने समझा है कि सेना की शक्ति ही देश को सर्वोपरि बनाती, शक्तिशाली बनाती है। अगर किसी की आंख में आंख डाल के बात करना है तो वो आपकी सेना की शक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये चीजें जब समझी है तो इसको बढ़ावा दिया है। तो रक्षा बजट आज हमारा पहले से बढ़ा है। जितना आप कह रहे हैं वो बात सही है कि इन देशों का बहुत है, तो ये देश हमसे ताकत में और प्रोग्रेस में बहुत आगे निकल चुके थे, क्योंकि उससे पहले हमारी सरकारें थी, उन्होंने कभी सोचा नहीं। तो आपको उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। 2014 से पहले देवेंद्र जी, अब अगर आप भोपाल से बाहर कहीं के लिए निकलते होंगे तो जिस रोड पर चलते होंगे तो आपको सोचते होंगे कि इससे आपकी गाड़ी ठीक से जा रही है कि नहीं जा रही है, आप गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। मगर आज आपके भोपाल के ही सराउंडिंग में बहुत बेहतरीन हाईवे होंगे और ये पूरे देश में है। तो ये अब बीजेपी कार्यकाल में तो हुआ, तो काम करने की इच्छा शक्ति होगी और जो सरकार के पास जो अर्निंग है, जो पैसा आ रहा है, अगर आप विकास कार्य में लगाओगे तो जरूर विकास होगा। अगर वो अपने निजी कार्य में लगाओगे, निजी तिजोरियां भरोगे। आपने देखा होगा कि इसमें झारखंड में क्या हुआ था, कांग्रेस का एक सांसद पकड़ा गया था, उसके घर से 352 करोड़ रुपए निकले थे। और अगर कांग्रेस की राजमाता के घर में अगर इस तरह से अगर सर्चिंग हो जाए ना तो मैं कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ निकलेगा। 300 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ निकलेगा। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है इन्होंने देश को लूटा है, देश में विकास नहीं किया है। सिंगल वाहन की रोडें हुआ करती थी हमारे पूरे देश में। तो इसलिए जब इच्छा शक्ति होती है तो देश विकासित होता है, रक्षा बजट भी बढ़ता है, दूसरे विभागों का भी बजट बढ़ता है। हमारे मुख्य चीज तो यही 2-3 है, एक रक्षा, एक कृषि। अगर इनके बजट सही है, किसान उन्नत होगा, देश उन्नत होगा। रक्षा अगर हमारी सेना सशक्त होगी तो हमारा देश ताकतवर होगा। तो इनके बजट तो बहुत जरूरी है। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। वैसे तो आप बहुत एक खोजी पत्रकार है, अच्छे पत्रकार है, आप हर चीज में निगाह मारते हैं। आपने देखा होगा नेहरू जी ने एक बार कहा था जब देश आजाद हुआ था, शुरू की बात है कि हमें आर्मी की क्या जरूरत है, हम तो पुलिस का काम चला लेंगे। मगर उस टाइम कभी कबाइले और पाकिस्तानी हमारे कश्मीर में घुसपैठ ना करें, कब्जा करने की कोशिश ना करें तो शायद ये आर्मी को तवज्जो ही नहीं देते। तो आर्मी को जरूर रहती मगर तवज्जो फिर भी नहीं देते थे, क्योंकि मैं उस आर्मी में रहते आया हूँ। आर्मी को तो ये अपनी एक वो समझते हैं कि पर्सनल इनकी जो है ना सेना है, इनकी सेवा के लिए है। जब राजीव गांधी आपने जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक आयरलैंड में घूमने गए थे और नेवी का सबसे बड़ा जहाज था INS विराट, उसको लेके गए थे। उसपे 3 हेलीकॉप्टर थे और उससे कौन गया था मालूम है आपको? राजीव गांधी, सोनिया गांधी, उनका परिवार और उनके ससुराल वाले ये आइलैंड पे घूमने गए थे। मैं तो ये कहूंगा अय्याशी करने गए थे और पूरी नेवी सेवा में लगा दी थी।
और जिस सरकार की, जिस प्रधानमंत्री की सोच ऐसी रही हो, तो वो कहाँ से देश को उन्नत होने देंगे, कहाँ से सेना को ताकतवर बनाएंगे। जब चाइना हमें हमारी हजारों किलोमीटर जमीनें कब्जा कर ली, तो नेहरू जी का कहना यह था कि क्या कर रहा है जमीन को, तो बंदर है। तो इन्हीं की कैबिनेट के एक मंत्री थे और उन्होंने कैबिनेट के अंदर कहा था कि बंदर तो हमारा सर भी है, इसमें माल नहीं है, ठीक है, तो इस सर को कटवा दें क्या? जी जी बिल्कुल, तो ये आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास हम आएंगे जी। अंबिका शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जो बजट है, अभी तो अन्य मंत्रालयों से रक्षा मंत्रालयों का बजट जो है वो ज़्यादा है, और अगर जो जीडीपी के मामले में अगर जो देखा जाए तो जितना जीडीपी के हिसाब से हम खर्च कर रहे हैं, उतना ही अपने जीडीपी के हिसाब से उतना ही करीब करीब चीन खर्च कर रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि जो आने वाला बजट है उसमें और क्या होना चाहिए? आप सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं अभी कैप्टन साहब को सुन रहा था जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं आपसे कि देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और देश की सार्वभौमिकता सर्वोच्च है। सबसे पहले देश की सुरक्षा, निश्चित रूप से रक्षा बजट बढ़ना चाहिए, हम बिल्कुल इसमें सहमत हैं। लेकिन अगर शिक्षा बजट को कम किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य तो बहुत रक्षा के साथ ही आते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का आप बजट घटा देंगे तो एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। बौद्धिक क्षमता हमारे देश की कम हो जाएगी। हमारे यहाँ जो भी प्रतिभाएं विकसित होती हैं, शिक्षा का स्तर जो बढ़ रहा है दिनों दिन, जिससे हमारा देश सीना ताने खड़ा है आज विश्व के सामने। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर बन रहे हैं, वो सब एक उसमें एक अवरोध पैदा होगा। मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के बारे में, आपने बहुत कुछ कहा है, तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्र के लिए कांग्रेस का शहादत का इतिहास है। हमारे इंदिरा जी ने भी शहादत दी, राजीव जी ने भी शहादत दी, महात्मा गांधी जी ने भी शहादत दी, और इतनी बड़ी कृतज्ञता देश उनकी शहादत की मानता है कि उनको हमेशा इस देश की जनता का आशीर्वाद मिलता रहा। अब राजकोषीय घाटा कैसे कम हो? जिस लोग अपने ऐशो आराम पर जो खर्च कर रहे हैं, इस देश के मंत्री, सांसद, राजनयिक और तमाम लोग, उस पर थोड़ा ये अपने सुख सुविधाओं को कम कर लें। बाकी जो भी भ्रष्टाचार में आतंक डूबे हुए हैं ये लोग, अय्यासियों की बात अभी आप कर रहे थे, तो ये लोग मानसिक अय्यासी तो ये लोग कर रहे हैं। ये देखिए, आप अभी कितने खिलाड़ियों ने आपके ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया, सब कुछ सामने आया, इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लें। ये सब कुछ जग जाहिर है। अभी मध्य प्रदेश में भी कई भाजपा के नेताओं में रैपिस्ट निकले, उन्होंने खुलेआम ये सब किया। ये बातें बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये सब अगर प्रधानमंत्री का परिवार किसी उसमें जाता है तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था आपको पता है कि कितने उच्च स्तर की होती है। उसमें अगर परिवार जा रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं। अमित शाह का भी परिवार गया है, अभी गृह मंत्री थे इलाहाबाद, तो ये तमाम प्रश्न पैदा होंगे। ये इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। हमारा मतलब ये है कि जो भी आपके निर्माण कार्य होते हैं, विकास कार्य होते हैं, उनके ठीक मॉनिटरिंग उनकी होना चाहिए। बिल्कुल कहीं कोई इतना आंकन डूबा हुआ 50% जो कमीशन खोरी है वो कम होना चाहिए। उससे भी राजकोषीय घाटा, जिस प्रकार से सरकार की तिजोरी का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जिस प्रकार से बंदरबाट इस देश में हो रहा है, वो उस पर रोक लगनी चाहिए। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, आपने झारखंड का उदाहरण दिया, मैं तो अभी मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक सामान्य से कांस्टेबल ने उसका 50 किलो सोना सड़क पर वगैरह मिला, 500 करोड़ रुपए की राशि उसकी, ये तो सब रिकॉर्डेड चीजें हैं, नहीं आपको भी पता है सब कुछ। एक सामान्य से कांस्टेबल की कहानी है। तो बड़े लोगों की, मिनिस्टर की क्या बात होगी, उसकी कितनी हैसियत होगी, कितनी संलिप्तता होगी उसकी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की क्या, नीचे से ऊपर तक ये लोग सने हुए हैं भ्रष्टाचार में। और जिनका शहादत का इतिहास रहा, उस पर आरोप, उस परिवार पर आरोप आप लगा रहे हैं।
जिसमें परिवार ने कुर्बानियां दी, उन पर आरोप लगा रहे हैं आप। केवल और केवल इस प्रकार की बात है। आप अपने सीना पर हाथ रख के बताओ, क्या इन लोगों ने अपने सीने पर देश की खातिर गोलियां नहीं खाई? ये सारी बातें सबके सामने हैं। आप अगर देश में जिस दिन भ्रष्टाचार पर रोक लगा देंगे, उस समय ये सब राजकोषीय घाटा, जो बंदरवाट की जो मानसिकता है, आप कम कर लेंगे। उस समय जो जीडीपी भी आपकी नियंत्रित हो जाएगी, राजकोषीय घाटा भी आपका कम हो जाएगा और देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। आप फिजूल खर्ची बंद कर दीजिए, आप भ्रष्टाचार का जो बंदरवाट होता है वो बंद कर दीजिए। आप निश्चित रूप से, आप कहते हो कि हम बिल्कुल स्वच्छता और स्वच्छता, ये आपका नारा है। इस पर अगर आप चलोगे तो निश्चित रूप से देश विकास के तूफानों को छुएगा, नए विकास के रास्ते देश को मिलेंगे, देश आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। और आपने जिस प्रकार से रसायनों पर और जो क्या नाम है उपभोक्ता, उस पर जो आपने बजट कम किया है, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आपको ये पूरा विश्लेषण करना चाहिए कि जो आवश्यक नहीं है, जहां जिस पर आप बजटीय प्रावधान आपका अधिक है, उसको आप कम करो, एक संतुलित बजट लाओ। रक्षा के मामले में निश्चित रूप से रक्षा बजट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। जी, जो रक्षा बजट हैं, हम आना चाहेंगे अर्थशास्त्री प्रशांत त्रिवेदी जी के पास। प्रशांत त्रिवेदी जी, जो भी रक्षा बजट है उसमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि 45% राजस्व व्यय में चला जाता है, लेकिन नए उपकरण प्राप्त करने के लिए जो पूंजीगत परिव्यय है वो 27.66% है। और अगर जो देखा जाए डीआरडीओ की कुल रक्षा बजट का केवल 3.84% ही जाता है। क्या लगता है कि डीआरडीओ का बजट कुछ बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल देवेंद्र जी, डीआरडीओ का बजट बढ़ाना चाहिए और इसके साथ ही साथ जो ये 27% है नए उपकरण खरीदने के लिए, इसको कम से कम 35 से 40% होना चाहिए। और मैं दो चार चीजें और रक्षा बजट के बारे में आपको बता दूं। जैसे अभी तुलना चल रही थी और संयोग से हमारे सामने दो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हैं और दोनों ही पार्टियों का शासन आजादी के बाद अभी तक रहा है और एक दूसरे के प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप चाहे जितना कर लें, लेकिन दोनों के ही शासनकाल में अगर हम जीडीपी के लिहाज से देखें तो 1 से 1.5% के आसपास ही रक्षा बजट पहले भी था और आज भी रहा। हालांकि बीच में 1.2% हो गया था, इन पर 1.8% है। इसलिए हमारे देश शुरुआत से ही रक्षा बजट को लेकर उपेक्षा चली आ रही है। उसका परिणाम नेहरू जी को भी पाकिस्तान का यही देखें, अगर जो तुलनात्मक रूप से पाकिस्तान का देखें तो पिछले साल का जो बजट था जीडीपी का 2.5% के आसपास है, 2.8% के आसपास है पाकिस्तान का। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान का जो बजट है वो मुझे लगता है कई बार लगा करता है कि वो ठीक है या थोड़ा सा ज्यादा ही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वैसा थ्रेट नहीं है जैसा में भारत के पास। पाकिस्तान के पास एक बहुत ही सहिष्णु पड़ोसी भारत है। दूसरी बात, वो ऐसा नहीं, वो सबके चाइना के साथ उसके मित्रवत संबंध है, तो उसके पास वैसा अफगानिस्तान से थोड़ा कंफ्लिक्ट छोड़ दिया जाए तो उसके पास सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बड़ी नहीं है, स्वयं अपने देश के ही आतंकवाद को छोड़ दिया जाए। लेकिन भारत के समक्ष सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बड़ी है। चाइना हमारा आज भी सबसे बड़ा, अगर कहेंगे दुश्मनी के मामले में सबसे बड़ा दुश्मन आज भी बना हुआ है। भले बाउंड्री डिस्प्यूट जैसे भी हो जाए, लेकिन वो जिस प्रकार की उसकी एग्रेसिव नीतियां हैं, हमेशा से वो एक थ्रेट बना रहेगा। और पाकिस्तान तो है ही है, और हमारे संबंध जैसे इस समय बांग्लादेश में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो ये हमारे देश की सुरक्षा बहुत ज्यादा थ्रेट में चली जाती है। मतलब देश सुरक्षा बहुत ज्यादा चुनौतियों से घिरी हुई है और इसलिए हमारे देश का बजट ज्यादा होना जरूरी है। और अगर हम अमेरिका से तुलना करें या चाइना से तुलना करें तो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। हालांकि अमेरिका से तुलना करना थोड़ा ठीक नहीं होगा। कारण यह है
कि अमेरिका की जो सेना है वो पूरे दुनिया में फैली हुई है। उसके 7 बेड़े पूरे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हर महासागर में भारत को उतनी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हिंद महासागर में ही अपनी सेना रख ले, इससे ज्यादा जरूरत उसको कहीं है नहीं। तो अमेरिका जितना बजट तो हो भी नहीं सकता और उससे तुलना करना ठीक भी नहीं है। लेकिन चाइना से हमें तुलना करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और हमारी जो एक स्पर्धा है वो चाइना से है। पाकिस्तान तो हमारे लिए बहुत छोटा मुल्क है, वो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा, वो अपने से स्पर्धी हमको माने तो बात अलग है, लेकिन हमें उसको कभी स्पर्धी नहीं मानना चाहिए। तो उसका बजट अगर $300 बिलियन का है तो हमारा कम से कम बजट 100 से $125 बिलियन का तो होना ही चाहिए। तो बजट बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बजट इसलिए मैं कह रहा हूं बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज वो जैसा आपने कहा कि भारत की बहुत वीर जवान है, बहुत हमारे देश के जवान वाकई बहुत वीर है, बहुत अच्छी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी है, बहुत अच्छे कहीं भी अगर वैसा। लेकिन आज का जो समय है वो मसल पावर का नहीं है, आज का समय टेक्नोलॉजी का है। आज हमें सेना में चाहिए ड्रोन लाना, आज हमें सेना में चाहिए ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें और लाना, तमाम जैसे जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन इस समय जो मिसाइलें चल रही हैं उसको लाने की जरूरत है। हमारे पास अभी भी अगर देखा जाए तो पनडुब्बी के नाम पर 200 नहीं, खरीदना और बनाना दो अलग अलग चीजें हैं। खरीदने पे 27.66% खर्च किया जा रहा है और डीआरडीओ को 3.84% खर्च किया जा रहा है। तो हमारा हमारा यही जो सवाल ये है कैप्टन साहब से कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए जो बजट दिया जा रहा है 3.84% और नए उपकरणों को खरीदने के लिए ये 27.66%, तो फिर अपना हम विकास कहाँ कर पा रहे हैं जिसका सरकार ये ढोल पीटती है? कैसे कर पा रहे हैं जब इतना ही कम है? तो जी देखिए देवेंद्र जी, सर जी एक मिनट में एक चीज इसमें बता दूं, क्या जब भदौरिया जी बता देंगे, एक मैं चीज बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इस मामले में तो पिछली सरकार को, जो सरकार इस पर कर रही है, बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि 2014 में भारत का जो निर्यात था, रक्षा निर्यात, केवल 600 करोड़ रुपए का था। वर्तमान में 2023-24 में 21,500 करोड़ का निर्यात हमने किया। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ये इसका मतलब ये है कि हमारे देश में ये एक रक्षा निर्यात या रक्षा विनिर्माण का एक हब धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो केवल एक दूसरी बात मैं इसमें और क्लियर कर दूं कि डीआरडीओ केवल रक्षा उत्पाद नहीं कर रहा है। आज जो रक्षा उत्पाद हो रहे हैं वो ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। तो इसलिए डीआरडीओ का बजट बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, लेकिन केवल डीआरडीओ बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे देश में विनिर्माण और हो रहा है उसको प्रोत्साहित करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब कंटिन्यू। जी हमारे पास बिल्कुल भी अब समय नहीं रह गया है, लेकिन कैप्टन सिंह भदौरिया जी अपना पक्ष जरूर रखें इस पर। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने देखा होगा कि जब 2014 के बाद मोदी सरकार केंद्र में आई तो हमें लगा कि हमारे जो बेड़ा है, हवाई बेड़ा, उसमें एक अच्छे आज की जनरेशन के फाइटर विमान होना चाहिए। तो बिल्कुल कांग्रेस ने बरसों पुराना सौदा किया हुआ था रफेल का, मगर नहीं खरीदे। 10 साल निकाल के चले गए। मगर जैसे ही हमारी सरकार आई हमने उसमें और अच्छे बेहतरीन इक्विपमेंट लगवा के और खरीदे। आज हमारे पास 35 से ज्यादा रफेल है और इससे ज्यादा से और भी ऑर्डर कर चुके हैं। आज पनडुब्बी बनाने का प्लान हमारे खुद का अपना शुरू होने जा रहा है और हम अच्छे से अच्छे टैंक अपने भारत में ही निर्माण करवा रहे हैं। जो हमारे यहाँ निर्माण हो ही रहा है, बहुत अच्छी, जो पहले बना था उससे भी अच्छे उसमें उसको तैयार किया जा रहा है, जिसकी मारक क्षमता और हथियार ले जाने की क्षमता उससे बहुत बेहतरीन बनाई गई है। तो ये हमारी तैयारियां पहले से बहुत बेहतर हुई है। बजट बिल्कुल समय समय पे सेना को जो जरूरत है उस हिसाब से बढ़ाया जा रहा है और सेना सशक्त 2014 के बाद ये मानिए कि आप, मैं 100 की बात नहीं करूंगा और 80% सशक्त 2014 के बाद हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंबिका शर्मा जी, जल्दी से हम आपसे ये चाहते हैं कि अगर जो एक लाइन में ही खत्म करें आप अपने जवाब को, तो बेहतर होगा कि जो डीआरडीओ का जो बजट है वो और जो नए उपकरण खरीदने के लिए जो बजट है
इनमें तालमेल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है डीआरडीओ का बजट। बढ़ना चाहिए या फिर नए उपकरण को खरीदने के लिए ही बजट बनाए, प्रावधान? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इसमें प्रावधान, बजट का प्रावधान करना चाहिए। डीआरडीओ का भी बजट बढ़ना चाहिए और जो नए उपकरण हैं उनके लिए भी निश्चित रूप से सरकार को वित्तीय प्रावधान करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि हमारी कांग्रेस ने तो हमेशा जय जवान जय किसान का नारा दिया, हमेशा सेना को आगे रखा, सर माथे पर रखा। सेना पर हमें गर्व भी होता है। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमारी कांग्रेस पार्टी में इंदिरा जी के जमाने में होंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि उस समय भी सेना का मनोबल नहीं बढ़ा हुआ था? 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ये सब हमारी उपलब्धियां हैं, बड़े शान से हम लोग कह सकते हैं, पूरा देश शान से कह सकता है। ये सारी बातें हैं, इन पर चर्चा नहीं होना चाहिए। आज की आवश्यकता देश की संप्रभुता की रक्षा करना है, देश को मजबूत बनाना है। आज हम चीन से कैसे लड़ेंगे, इस पर पूरी गंभीरता से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको, पूरे राष्ट्र को विचार करना चाहिए और बजट निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय का बढ़ाया जाना चाहिए। बजट बढ़ाया जाना चाहिए अन्य देशों की तुलना में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो केंद्रीय बजट है उसमें रक्षा मंत्रालय का जो बजट है, जो रक्षा मंत्रालय को बजट आवंटित किया जाता है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में अगर जो कहा जाए तो अभी बहुत कम है। लेकिन डीआरडीओ को भी बजट ज्यादा देना चाहिए क्योंकि वो अनुसंधान और विकास वही करता है। तो इस तरह से तमाम जो बातें हैं, अब देखना होगा कि जो अगला बजट आ रहा है 1 फरवरी को, उसमें किस मंत्रालय को कितना जो है बजट का प्रावधान किया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।